हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रमुख घटना है वो है दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा की गई थी नमक सत्याग्रह, इसमें किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो इसके कारण और स्वरूप पे चर्चा करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के पीछे कौन सी परिस्थितियां थी और इसकी रूपरेखा क्या थी, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है। सविनय अवज्ञा का सीधा सा मतलब होता है विनय पूर्वक किसी कानून का उल्लंघन करना। ऐसे कानून का उल्लंघन करना जो अनैतिक हैं, जो सही नहीं है, उनका अहिंसात्मक तरीके से विनय पूर्वक उल्लंघन करना यानी कानून को ना मानना ही अवज्ञा कहलाता है। और यही ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये महात्मा गांधी का एक नया तरीका था, एक बिल्कुल अलग हटके विचारधारा थी। हर बार महात्मा गांधी ने अपने अलग अलग आंदोलनों में अलग अलग प्रकार से सत्य का प्रयोग किया है। अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में महात्मा गांधी लिखते हैं कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। पूरा जीवन मेरा सत्य के साथ प्रयोग चलता रहा, यानी कि वे स्वीकार करते हैं कि सत्य हमेशा समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। इसीलिए अगर हम सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे तरीके भी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं किस प्रकार से महात्मा गांधी का नज़रिया जो है वो बदलता रहा था। देखिए, अगर हम देखें कि सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा को नागरिक अवज्ञा भी कहा जाता है, सिविल डिसओबीडियंस यानी कि कानून का उल्लंघन करना। तो इसका अर्थ होता है विनय पूर्वक। क्या अर्थ होता है? विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। अगर हम पीछे के आंदोलन पे नज़र डालें, इसके पहले जो एक बड़ा मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो वहाँ पर महात्मा गांधी की नीति थी असहयोग की। असहयोग का मतलब होता है कि सरकार के कार्यों में जनता सहयोग नहीं करेगी, जिससे सरकार परेशान होगी और जनता की मांगों को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो 1920 के अगर आंदोलन पर हम विचार करें, तीन प्रमुख आंदोलन रहे हैं महात्मा गांधी के। 1920 का जो आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, देखिए किस प्रकार से सत्य की जो यात्रा है वो महात्मा गांधी की हर समय पर परिस्थिति के अनुसार जो है उनका कार्य करने का तरीका बदलता रहा है। तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की रणनीति पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा कि सरकार से असहयोग करेंगे। हम क्या करेंगे? सरकार से असहयोग। असहयोग का मतलब क्या होता है? हम सरकारी कार्य, सरकारी सेवाएं, सरकारी वस्तुएं, इन सब चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर चाहे सरकारी सेवा हो, वस्तु हो, प्रतिष्ठान हो, इन सब का बहिष्कार किया जाएगा। हम सहयोग नहीं करेंगे सरकार के साथ में। सरकार कहती है कि न्याय पाने के लिए हमारी अदालत में आइए, हम सरकार का इसमें कतई सहयोग नहीं करेंगे। हम न्याय पाने के लिए सरकार की अदालत में नहीं जाएंगे। सरकार कहती है पढ़ने के लिए हमारे प्रतिष्ठान में आइए, हमारे सरकारी स्कूल में आइए, हम कोई सहयोग इसमें नहीं करेंगे, उसके कार्य में हम सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। यानी बहिष्कार की नीति को ही असहयोग कहा जाता है। तो सरकार के कार्यों से असहयोग करना, ये 1920 में एक तरीका था प्रोटेस्ट करने का, अपना आंदोलन जो है वो सत्याग्रह को चलाने का। अगला जो रणनीति आती है वो 1930 में दिखाई पड़ती है। 1930 में जो यहाँ पर सत्याग्रह किया गया, आप उसे सविनय अवज्ञा कहें चाहे नमक सत्याग्रह कहें, तो यहाँ पे जो उसका मुख्य नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो आज की हमारी क्लास है
नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 स्टेप हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि सबसे पहले हम कानून का उल्लंघन करेंगे, जो अनैतिक कानून होंगे उनका उल्लंघन करेंगे। और यहाँ पर जिस कानून को प्रतीक के रूप में सबसे पहले चुना गया था वो था नमक कानून, इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह कहा जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन केवल नमक कानून के खिलाफ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत सारे अनैतिक कानून के खिलाफ था। नमक कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, नमक को चुनने के पीछे कुछ और कारण भी थे, उन पे हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करेंगे और शुरुआत करेंगे नमक कानून को तोड़ करके। तो यहाँ पर 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो ये कहा कि हम अनैतिक जो कानून हैं, अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करेंगे। और अगर यहाँ तक सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो ठीक है, नहीं मांगती है तो हम दूसरे चरण पे जाएंगे। तो अवज्ञा का जो दूसरा चरण होता है वो होता है कर और टैक्स, जो होता है लगान वगैरह, इसको हम अदा नहीं करेंगे। यानी टैक्स नहीं अदा करेंगे, लगान नहीं अदा करेंगे। तो अगला स्टेप होता है कर ना दो, कर मत दो, लगान मत दो। ये स्टेप सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखाई पड़ते हैं, दोनों ही। और महात्मा गांधी ने कहा कि अवज्ञा में असहयोग शामिल है। यानी कि जब हम अवज्ञा की बात करते हैं तो यहाँ पर असहयोग के समस्त बिंदु यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अवज्ञा का अर्थ भी यही होता है कि हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग से एक स्टेप ऊपर जब हम आ जाते हैं तब अवज्ञा की बात करते हैं। तो इसमें समस्त जो है असहयोग की बातें इसी में निहित हैं। यानी इन 2 में जो है असहयोग भी निहित है, असहयोग भी शामिल है। जो ऊपर असहयोग में करते हैं वो तो करेंगे ही, साथ में हम जब इन 2 चीज़ों को करेंगे तब यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके लिए महात्मा गांधी ने कुछ मानक तय किए हैं कि अवज्ञा जो होती है यानी कानून का उल्लंघन जो है वो करने पर सरकार बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करेगी। क्योंकि अगर हम कानून का उल्लंघन करेंगे, कर नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे, तो सरकार का दमन चक्र बहुत तीव्र होगा और वो पूरी अपनी कोशिश करेगी हमारे आंदोलन को तीव्रता से दबाने के लिए। जितनी तीव्रता से इन आंदोलन में सरकार भले ही प्रतिक्रिया ना करे, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं देंगे, नियम कानून तोड़ने लगेंगे, तो आप चाहे विनयपूर्वक तोड़ रहे हो या किसी भी तरीके से, ये मायने नहीं रखता है। सरकार का दमन चक्र इसमें बहुत तीव्र होगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि जो अवज्ञा आंदोलन है वो अल्पकालिक होते हैं, यानी कम समय के लिए चलाए जाने चाहिए। और इसमें जो भारी जन आंदोलन होता है वो बहुत समय तक फाइट यानी लड़ नहीं सकता है, क्योंकि पूरी जनता को आप इसके सही मायने नहीं समझा सकते हैं और जनता की अपनी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो प्रमुख लीडर हैं वो तो बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन आम जनता कुछ समय अंतराल के बाद में दमन चक्र से टूट जाएगी और फिर वो हार जाएगी। इसलिए इस प्रकार का आंदोलन बहुत लंबे समय तक खींचा नहीं जाना चाहिए। इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब उचित परिस्थितियां हों और अल्प समय के लिए ही किया जाना चाहिए। ये महात्मा गांधी का मानना है अवज्ञा के लिए। तो यहाँ पर अवज्ञा के विषय में गांधी जी का जो विचार है कि ये अल्प समय के लिए होना चाहिए, अल्प समय के लिए ही इसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दमन इसमें तीव्र होगा, दमन चक्र तीव्र होगा और इसमें जो जनशक्ति है, जो जन आंदोलन है, वो बहुत लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि जनता कुछ समय के बाद में इस चीज़ से परेशान हो जाएगी। मुख्य लीडर नहीं परेशान होगी, लेकिन आम जनता परेशान हो जाएगी। इसलिए ये अल्प समय के लिए ही ठीक रहता है। तो ये सविनय अवज्ञा की बात है। अगर हम तीसरे चरण पे जाते हैं, इसके बाद की जो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे,
लेकिन यहाँ पर अगर हम देख लें तो नीति में क्या परिवर्तन हुआ, तो तीसरा जो 1942 में एक बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आता है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर सत्य बदल चुका था। महात्मा गांधी को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी। परिस्थितियों के हिसाब से महात्मा गांधी ने निर्णय लिया और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो तीव्रतम राष्ट्रवाद वहाँ पर दिखाई पड़ता है। हालांकि महात्मा गांधी ने इसको अहिंसात्मक तरीके से ही वचनबद्ध होकर के शुरू किया था, लेकिन ये जो आंदोलन है ये अपनी सीमाओं को पार कर गया और महात्मा गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि इस बार मैं आंदोलन को वापस नहीं लूँगा, अंत तक इसमें संघर्ष होगा। पब्लिक का जो भी निर्णय होगा वो उसके दिल और दिमाग के द्वारा स्वयं ही वो तय करेगी, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि इस बार मेरी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सारा निर्णय जनता के ऊपर डाल दिया था और उनको पता था कि आंदोलन की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको सक्रिय सीधी कार्रवाई दिखाई पड़ती है, सीधी कार्रवाई। इसको आगे हम पूरा डिटेल में जब पढ़ेंगे तो डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर कहने का अर्थ मेरा ये है कि गांधी जी का जो सत्य के साथ प्रयोग था वो निरंतर जारी रहा और उन्होंने समय काल परिस्थितियों के हिसाब से अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया था। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो में स्पष्ट रूप से ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन तीनों ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी अहिंसात्मक सत्याग्रह। वो क्या था? ये तीनों ही आंदोलन जो महात्मा गांधी का मूल मंत्र था वो था अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। और हर बार महात्मा गांधी को इसमें सफलता भी मिली थी, इसीलिए अंत समय तक वो अपनी इसी विचारधारा पर डटे रहे। अब हम बात करते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके लिए तत्काल कौन सी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू किया गया और नमक कानून को क्यों तोड़ा गया, कैसे कैसे इस चीज़ को की गई और दांडी यात्रा क्या थी, इस पे हम पूरी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे क्या कारण थे। अगर हम कारणों पे डिस्कस करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। 1930 के पहले भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थीं जिनकी वजह से ये आंदोलन घटित हुआ। उन्हीं परिस्थितियों पे हमें बात करनी है और कुछ भी आपको नया नहीं बताने जा रहा हूँ मैं, सब कुछ सर्वविदित है, आप पढ़ चुके हैं, बस उसे एक फ्रेम में एडजस्ट करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण चलिए सबसे पहले इस पर कुछ बात करते हैं, इसको समझते हैं। 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसके पीछे परिस्थितियां कौन सी थीं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ और इसके पीछे, इसके पहले जो सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया था वो 1920 में असहयोग आंदोलन था। उसके बाद महात्मा गांधी 1924 में जब जेल से रिहा हुए, वहाँ से लेकर 1928 तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, जैसा पीछे भी चर्चा की जा चुकी है। वो खादी पर फोकस किया, उन्होंने चरखा पर फोकस किया और रचनात्मक कार्यों पर उनका जोर रहा, इन चीज़ों में वो लगे रहे। 1928 में एक घटना हुई, बल्कि दो घटनाएं हुई, एक नकारात्मक रूप से सामने आई और एक सकारात्मक रूप से सामने आई। पहली घटना थी साइमन आयोग। साइमन आयोग पे पूरी क्लास आप पढ़ चुके हैं, उसको इस आंदोलन से जोड़ें। साइमन आयोग भारत आया और साइमन आयोग ने भारत में एक तीव्र हलचल पैदा कर दी। उसका जबरदस्त विरोध पूरे देश में देखने को मिला, जो एक संकेत था कि भारत की जनता फिर से एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर उसको कोई नेतृत्व देता है, उचित कारण होते हैं, तो भारत की जनता फिर से एक बड़ा मूवमेंट करेगी। तो साइमन आयोग के विरोध ने एक ऐसा रुझान पैदा किया
कि यदि इस समय कोई बड़ा आंदोलन किया जाए तो वो पूरी जनता उसमें साथ देगी। तो साइमन आयोग का ये योगदान रहा। साइमन आयोग यहाँ पर आया, उसका विरोध किया गया और इतने भारी विरोध के बावजूद जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी, उसने साइमन को कार्य करने दिया और उसकी रिपोर्ट प्राप्त की। यानी इससे सिद्ध होता है कि हमारे विरोध, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी विचारधारा का सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अन्यथा सरकार को ये सोचना चाहिए था कि इतना तीव्र विरोध हो रहा है तो साइमन आयोग के सदस्यों में कुछ हिंदुस्तानी सदस्य शामिल कर लिए जाएं। इसका मतलब था कि वो पूरी तानाशाही पे उतर चुकी थी सरकार, उसने हमारी किसी भी बात को तवज्जो नहीं दी। इससे स्पष्ट हो जाता है। और यही वो समय है जब आप भगत सिंह को पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि भगत सिंह ने कहा था कि सरकार बहरी हो चुकी है, सरकार हमारी बातों को सुनती नहीं है। तो ये सिद्ध भी होता है कि कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया साइमन आयोग के विरोध में, फिर भी सरकार ने एक भी नहीं सुनी। तो इसका स्पष्ट मतलब है सरकार बहरी हो चुकी थी और बम डालने की ज़रूरत थी और इसीलिए क्रांतिकारी बम डाल रहे थे सरकार के कान को खोलने के लिए। तो साइमन आयोग से 2 पॉइंट निकल के आए। पहला पॉइंट ये है कि साइमन आयोग ने देश में एक आंदोलन का जो है माहौल तैयार कर दिया। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और भारत की जनता को ये एहसास हो गया कि सरकार हमारी सुनती ही नहीं है। हमने साइमन आयोग का विरोध किया, फिर भी जो है साइमन आयोग के सदस्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि उसी को मुद्दे को लेकर के इसमें विरोध हो रहा था। तो एक कारण निकल के आया साइमन का, उसको पहले नोट डाउन करते हैं। पहला कारण क्या निकल के आया? साइमन आयोग। साइमन आयोग देखिए, जो आप पढ़ चुके हैं बस उसी को आपको एक रणनीतिक तरीके से अरेंज करना होता है, बाकी कुछ भी नया आपको मंगल ग्रह से लेके नहीं आना है, सब कुछ वही है। साइमन आयोग, अब साइमन आयोग से देखिए 2 बातें निकल के आई हैं। हो सकता है आप 3 बातें निकाल लें, 4 बातें निकाल लें। इसके लिए कोई फ्रेम या कहीं भी ये लिखा नहीं जाता है कि हम ये आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं, इसके पीछे ये कारण, उसके पीछे ये कारण। ये सब परिस्थिति जन्य होते हैं और आप विश्लेषित करके निकालते हैं कि इसके पीछे क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो साइमन आयोग के 2 पॉइंट हमने निकाले। पहला तो ये था कि विरोध के बावजूद सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अब आपको पता चल गया होगा कि असेंबली में भगत सिंह ने बम क्यों डाला था, परिस्थितियां थी ऐसी। तो इससे तो एक क्षोभ पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ। दूसरी चीज है साइमन आयोग ने एक देश में हलचल पैदा कर दी, यानी कि विरोध का जो आंदोलन हुआ, विरोध में आंदोलन हुआ इसके, और इससे ये परिणाम निकला कि जनता आंदोलन के लिए तैयार है, जनता आंदोलन के लिए तैयार। इससे एक रुझान मिल जाता है। तो साइमन आयोग एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि साइमन आयोग का जब विरोध हुआ तो भारत सचिव ने कहा, भारत सचिव जो थे बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने कहा कि साइमन आयोग का आप लोग विरोध कर रहे हैं, हम कुछ नियम कानून संवैधानिक सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग करने नहीं दे रहे हैं और आप भी सर्वसम्मत से कुछ बना के नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चैलेंज को स्वीकार किया गया। आपने देखा कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई 8 सदस्यों की, और मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की तुरंत आनन फानन में, और वो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट थी क्योंकि उसके लगभग सभी बिंदु, सभी विचारधाराएं वर्तमान में हमारे देश के संविधान में रखी गई हैं। इसका मतलब है कि हम जैसा चाहते थे अपने देश को, वैसा ही नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी। हालांकि वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से थी, उसको वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजी सरकार के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाना, ये भी एक कारण बनता है। तो दूसरा कारण क्या था? नेहरू रिपोर्ट
देखिए यहीं पर आप रिवीजन भी करते रहें। साइमन आयोग 1928 में विरोध हुआ, 27 में गठन हुआ। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकृत हो जाना ये एक कारण था, अस्वीकृत हो जाना। अगले कारण पे अगर हम बात करें तो इसी समय विश्व भर में बहुत आर्थिक मंदी छाई हुई थी, जिसकी वजह से जनता परेशान भी थी। आर्थिक मंदी 1929 के समय में छाई हुई थी और उससे कई चीज़ें हो रही थीं। इस आर्थिक मंदी की वजह से किसानों का जो प्रोडक्ट होता है, उत्पादन होता है यानी फसल, उसका मूल्य बहुत गिर गया था। उसकी वजह से किसानों की आय बहुत कम हो गई थी। लेकिन जो बरतानिया हुकूमत है वो किसानों से लगान वसूल रही थी उन दरों पर जो मंदी के पहले लागू की गई थी, यानी महंगी दरें। जबकि उत्पादन का मूल्य 50% से नीचे आ गया था। तो इस समय नैतिक ये कर्तव्य था कि सरकार लगान को 50% कम कर सकती थी, माफ़ न करती तो कम से कम 50% कम कर सकती थी। लेकिन सरकार ने लगान में कोई भी कमी नहीं की, इसलिए किसानों की समस्याएं बढ़ती चली गई और किसान इस समय मूवमेंट के लिए तैयार था। यानी उसको लग रहा था कि अगर मौका मिले तो हम अपना ये क्रोध प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर आर्थिक मंदी भी इस आंदोलन का एक कारण बनती है। 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी बहुत बड़ी आर्थिक मंदी थी। इससे दो चीज़ें आई। एक चीज़ तो ये हुआ कि जो कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पाद का मूल्य 50% गिरा, मूल्य डाउन हुआ। लेकिन लगान, जो सरकार लगान वसूलती थी कृषि में, तो लगान की दर में कमी नहीं की गई, दर में कमी नहीं। परिणाम क्या निकला? किसान परेशान है। इस वजह से भी आंदोलन का एक बिंदु बनता है और ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने अपनी मांगों में उठाई थी। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने इन सारी परिस्थितियों में अपना एक मांग पत्र लिखा, जिसमें 11 बिंदु रखे गए थे। उसको कहा जाता है महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगें। तो उन 11 सूत्री मांगों पर इरविन ने कोई विचार नहीं किया, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वो भी इसके पीछे एक कारण था। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगें, ये क्या हो गई? अस्वीकृत हो गई। ध्यान ही नहीं दिया गया तो अस्वीकृत ही मानिए इसको। तो यहां पर देखिए नेहरू रिपोर्ट भी अस्वीकृत हो गई, महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगें भी अस्वीकृत हो गई, जो कि इस आंदोलन को शुरू करने से पहले चेतावनी रूप में कही गई थी स्पष्ट रूप से कि अगर आप इन मांगों पर विचार नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो ये भी एक कारण बन जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। अब एक और कारण पे हम बात करेंगे जिसने एक उत्साह पैदा किया। ये सभी नकारात्मक कारण हैं, लेकिन एक ऐसा भी कारण है जिसने देश में एक उत्साह की लहर दौड़ा दी और फिर से लोगों का विश्वास गांधी जी के मार्ग पर बढ़ा, क्योंकि ये दौर क्रांतिकारी मार्ग का था। इस समय क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे इस वजह से, और गांधी जी और कांग्रेस कुछ कर भी नहीं रही थी। असहयोग आंदोलन के बाद में कोई भी बड़ा मूवमेंट जो है कांग्रेस या महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया। जो भी राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना देश में पैदा की जा रही थी, वो सब जो है क्रांतिकारियों के द्वारा ही पैदा की जा रही थी। तो इस समय का युवा क्रांतिकारी चीज़ों से प्रभावित था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने भारत के लोगों का फिर से रुझान महात्मा गांधी के सत्याग्रह की तरफ खींचा और लोगों को लगा कि हाँ, सत्याग्रह से फिर से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। पीछे अगर जाएं आप तो आपने देखा था चंपारण में महात्मा गांधी ने 1917 में, किसानों की समस्या थी नील की खेती से संबंधित, उसमें सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह सफल रहा और उसके बाद में असहयोग आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ पर भी सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। हम ये नहीं कह सकते वहाँ पर सत्याग्रह सफल रहा या असफल रहा, लेकिन वो आंदोलन बीच में स्थगित हो गया, जिसकी वजह से जनता में एक भारी रोष फैला और महात्मा गांधी जी के प्रति में जो है अविश्वास पैदा हुआ लोगों में।
कि यहाँ पर सत्याग्रह सफल नहीं हो पाया। ऐसा लोगों ने सोचा कि शायद महात्मा जी का जो मार्ग है वो अच्छा नहीं था, सफलता नहीं मिल पाई। एक ऐसा विश्वास लोगों के अंदर आ जाता है जब आंदोलन सफल नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर एक आंदोलन फिर से हुआ 1928 में, बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के मार्ग से ही जो है सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया बरदौली में, और वो सफल रहा। और उसकी सफलता ने पूरे देश में एक बार सत्याग्रह की तरफ फिर से लोगों का ध्यान खींच लिया कि हाँ, इस मार्ग पे चल के हमें सफलता मिल सकती है। तो वो था बरदौली सत्याग्रह। वो भी इस आंदोलन के पीछे एक प्रेरक बनता है। तो वो था बरदौली सत्याग्रह। इसको थोड़ा सा हम पढ़ भी लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। बरदौली सत्याग्रह का मामला क्या था? तो बहुत छोटा सा आंदोलन है। सबसे पहले देखें बरदौली क्या है। बरदौली एक जगह है। कहाँ पे है? सूरत में है। सूरत कहाँ? गुजरात में है, सूरत जिले में। सूरत जिले का एक स्थान है बरदौली। यहाँ पर बम्बई सरकार के क्षेत्र में आता था ये, बम्बई प्रेसिडेंसी के। तो यहाँ पर किसानों के लगान में बढ़ोतरी की गई 30% की। यहाँ पर क्या किया गया? लगान बढ़ोतरी की गई। कितनी बढ़ोतरी की गई? 30%। 30% लगान नहीं किया गया है, बढ़ोतरी की गई 30%। यानी कि अगर 100 रुपये लगान ले रहे थे तो अब 130 रुपये लेंगे। 30% की बढ़ोतरी की गई यहाँ पर। तो किसानों ने यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया। अभी यहाँ पर सरदार पटेल या महात्मा गांधी की एंट्री नहीं हुई है। अभी वहीं क्षेत्रीय किसानों ने इसका एक आंदोलन छेड़ दिया और उस आंदोलन से थोड़ा सा सरकार ने इसमें कमी कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ? किसानों ने पहले आंदोलन किया। यहीं पर किसानों का आंदोलन हुआ। जैसे ना एक तरीका होता है ना कि अगर किसी चीज़ का मूल्य 20 रुपये बढ़ाने का इरादा है आपका, तो सबसे पहले आप उसको 25 रुपये बढ़ा दीजिए। फिर जनता त्राही त्राही करेगी, धरना करेगी, कुछ भी करेगी, तब आराम से 5 रुपये घटा दीजिए, जनता अपने घर चली जाएगी। तो 20 रुपये बढ़ जाएगा। और 20 ही रुपये बढ़ाने का इरादा भी था पहले मेरा। 25 तो सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया ताकि हम बाद में 5 रुपये का एक झुंझुना जनता को पकड़ा देंगे। तो यहाँ किसानों का आंदोलन हुआ तो लगान की बढ़ोतरी 30 से घटा करके कर दी गई 21.97। यहाँ पर अब लगान बढ़ोतरी कितनी कर दी गई? लगान बढ़ोतरी 21.97% कर दी। थोड़ा सा घटा दिया, लेकिन ये भी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा। अब किसानों ने सोचा कि अब कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थे लीडर मेहता बंधु। मेहता बंधुओं ने महात्मा गांधी से संपर्क किया कि आप ही आइए महात्मा जी, कुछ यहाँ पर कीजिए, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महात्मा गांधी के निर्देशन में, उनके आदेश से सरदार पटेल आगे आए और सरदार पटेल ने यहाँ पर बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और उनके साथ तैयब जी थे। तो इन लोगों ने यहाँ पर बरदौली सत्याग्रह किया और उस आंदोलन की वजह से वहाँ जगह जगह जनसभाएं की गई, रैलियाँ निकाली गई, जन जागृति की गई। जैसे सत्याग्रह का जो तरीका होता था वो सब कुछ किया गया और इससे जो है सरकार झुकी और सरकार ने ये 21.97 को और कम करके इसको 6.3% कर दिया और ये आंदोलन सफल रहा। और इसकी सफलता के जो है कारण पूरे ये माहौल भी बना हुआ था और इसकी सफलता ने लोगों को फिर से एक प्रकार से सत्याग्रह की तरफ जो है आकर्षित किया और फिर से जो है उन्होंने महात्मा गांधी की तरफ देखा कि महात्मा जी अब कोई बड़ा एक आंदोलन करने का समय आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ परिणाम में? यहाँ पर जो है मेहता बंधु, पूछा जा सकता है कि किसने जो है बुलाया था इन लोगों को, तो मेहता बंधु थे। मेहता बंधु ने जो है गांधी जी से इसकी जो है अपेक्षा की कि वो इस आंदोलन में आए और गांधी जी ने जो है पटेल जी को ये कार्यभार दे दिया। तो मेहता बंधु 2 लोग थे इसमें, चाहे तो आप लिख लें कुंवर जी और कल्याण जी। कुंवर जी और
कल्याण जी, 2 लोग थे, इनको मेहता बंधु कहा जाता था, ने गांधी जी से संपर्क किया, गांधी जी से प्रार्थना की और गांधी जी ने पटेल जी को नेतृत्व दे दिया। तो यहाँ पर जो है वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बरदौली सत्याग्रह किया, बरदौली सत्याग्रह, और ये सफल रहा। बरदौली सत्याग्रह इन्होंने किया और सफल रहा, और जो बढ़ोतरी है, लगान की बढ़ोतरी, ,3% कर दी गई। यानी कि कहाँ 30% था, 6.3% तक कराने में कामयाब हुए, और ये एक भारी सफलता थी। इसमें आपसे सहयोगियों का नाम पूछा जा सकता है, तो इनके साथ में जो है अब्बास तैयब जी थे, अब्बास तैयब जी, इनके साथ में सहयोगी हैं ये, क्योंकि सहयोगियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, किसने इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल का सहयोग किया था। और इसी आंदोलन की सफलता से जो है प्रेरित होकर के बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि ये हमारे सरदार हैं, यानी कि इनको सरदार की उपाधि दी। तो इनको तब से कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो इस आंदोलन की सफलता से प्रश्न दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी, तो बरदौली सत्याग्रह में, और किसने दी थी, वो थी वहाँ की महिलाएं। तो बरदौली की महिलाओं ने, बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ जी को, या 60 में आप लिखें पटेल जी को, पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। उपाधि प्रदान की। अब ये बरदौली सत्याग्रह का सविनय अवज्ञा से क्या रिलेशन हो गया कि ये 1928 में किया गया, और इस आंदोलन की सफलता ने जो है प्रेरित किया सत्याग्रह की तरफ लोगों को। तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे कि इसकी सफलता ने सत्याग्रह के प्रति लोगों का विश्वास पुनः जगाया, लोगों का विश्वास पुनः जागृत किया, जो कि असहयोग आंदोलन में कम पड़ गया था थोड़ा सा, उसको फिर से जो है लोगों में जोश भर दिया। तो ये प्रमुख कारण हैं। और भी कुछ कारण हैं, जैसे इस समय जो है एक मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें श्रमिकों का एक आंदोलन था, उसमें लगभग 32 लोगों को गिरफ्तार करके मेरठ में केस चलाया जा रहा था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त की थी उस केस ने। तो वहाँ पर भी जो है ज्यादतियाँ की गई भारत के लोगों के साथ में, उससे भी जो है इसके लिए कारण बनता है। तो बहुत से कारण हैं जो आप इस समय के परिस्थितियों से आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर एक कारण ये भी निकाल सकते हैं कि इस समय जो क्रांतिकारी आंदोलनों का बहुत क्रूरतम दमन किया जा रहा था, उससे भी जनता जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित थी, और उसको अपना क्रोध कहीं न कहीं निकालने का रास्ता मिलना चाहिए था, और वो रास्ता महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के रूप में लोगों के हाथों में दे दिया। तो बहुत से कारण इसके बनते हैं, इतने कारण आप जरूर याद रखेंगे। तो इतना सब होने के बावजूद गांधी जी ने जब अपना 11 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसको कोई भी इरविन की तरफ से प्रतिक्रिया जब उसके प्रति नहीं प्राप्त हुई, तो महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि लाहौर अधिवेशन में पहले ही जो है निश्चित किया जा चुका था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जो है करेंगे। कांग्रेस की कार्यकारिणी को लाहौर अधिवेशन में ये अधिकार दे दिया गया था कि वो जब चाहे तब जो है इस आंदोलन को कर सकती है,
और फरवरी में साबरमती बैठक हुई कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की, और उसमें यह निश्चित कर दिया गया कि इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी करेंगे। और महात्मा गांधी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने 11 सूत्री मांगें अपनी प्रस्तुत की। इरविन ने उनको नहीं माना और महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो हम शुरू कर रहे हैं। 2 मौके अंग्रेज़ों को दिए गए थे इस आंदोलन को शुरू करने से पहले। तो 2 मौके थे अंग्रेज़ों के पास में। पहला मौका क्या था? 11 सूत्री मांग। इसको पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा था बखूबी, और इसको जो है अस्वीकृत कर दिया गया। दूसरा मौका, महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा, इरविन को एक पत्र लिख करके पुनः जो है इस आंदोलन को शुरू करने से पहले पत्र लिख करके कहा कि आप जो है अगर अब भी चाहें तो आंदोलन को रोक सकते हैं। और इस पत्र को कौन लेकर के गया था? महात्मा गांधी के मित्र इस पत्र के वाहक थे। यानी कौन लेके गया? तो ये थे गांधी जी के मित्र रेनाल्ड। ये इस पत्र को लेकर के गए इरविन के पास में। इरविन को एक पत्र लिखा और इसके वाहक थे गांधी जी के मित्र रेनाल्ड्स। लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिला, यानी ये पत्र भी असफल हो गया। इरविन के सचिव ने उत्तर दिया। इरविन के सचिव का उत्तर क्या था? उत्तर जो नकारात्मक था। उत्तर में जो है इरविन के सचिव ने लिखा कि हिज एक्सीलेंसी को बहुत खेद है कि आप जो है इस प्रकार का एक आंदोलन करने जा रहे हैं जो कि एक देश में अशांतिपूर्ण माहौल को पैदा करेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा। बस यही 1-2 लाइनें लिख करके भेज दी। बाकी जो 11 मांगें थी या जो भी चीज़ें महात्मा गांधी ने बहुत ही चीज़ें लिखी थी इसमें, वो कुछ भी उसका उत्तर नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि हिज एक्सीलेंसी को, यानी लॉर्ड इरविन को बहुत खेद है कि आप ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो जब ये उत्तर मिला जो नकारात्मक था, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमने घुटनों के बल बैठ करके रोटी की मांग की थी और हमें जो है बदले में पत्थर मिला है, लाठी मिली है। अब हम असहयोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो नकारात्मक उत्तर के बाद में गांधी जी ने निर्णय कर लिया इस आंदोलन को चलाने का। गांधी जी ने कहा हमने घुटनों के बल बैठ करके, ये पूछा जाता है कोटेशन, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में पत्थर मिला। बदले में पत्थर मिला। और इन्होंने क्या किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये तत्कालिक घटना थी जस्ट पहले की कि इरविन ने दोनों ही मौकों को गंवा दिया और गांधी जी ने कहा कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे और इसकी रूपरेखा महात्मा गांधी ने तय कर दी। तो क्या रूपरेखा थी उसको हम देख लेते हैं। आंदोलन की रूपरेखा। कि इस आंदोलन में क्या क्या किया जाएगा। इसमें जो है 2 चरण बनाए गए। 2 चरण में आंदोलन रहेगा। पहले में रहेगा कि कानून का उल्लंघन, जो भी कानून हमारे प्रति सही नहीं है हम उनका उल्लंघन करेंगे।
और दूसरा जो चरण है वो है कर न दो और लगान न दो। जो कानून का उल्लंघन किया जाएगा उसमें पहला कानून चुना गया नमक कानून। तो इसमें जो है नमक कानून को चुना गया कि हम पहले इसको तोड़ेंगे और इसके बाद जो है अन्य कानूनों को हम तोड़ना शुरू करेंगे। तो नमक कानून को उसमें चुना गया। नमक कानून को क्यों चुना गया था उस पर भी हम बात करेंगे। अब कैसे तोड़ा जाएगा इस पे बात करेंगे। तो प्रथम चरण के लिए नमक कानून चुना गया। तरीका क्या होगा, किस तरीके की बात की महात्मा गांधी ने कि कैसे कानून ये हम तोड़ेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम एक यात्रा करेंगे और वो यात्रा होगी साबरमती से दांडी तक। साबरमती से दांडी, क्योंकि साबरमती तो अंदर है। अगर आप मैप पे देखें गुजरात के तो साबरमती जो है वो अंदर है, दांडी जो है वो समुद्र तट के किनारे है। तो अगर नमक कानून तोड़ना है तो आपको समुद्र के किनारे जाना होगा जहाँ पे नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से। तो इन्होंने कहा कि हम साबरमती से एक यात्रा करेंगे दांडी तक, और इसी यात्रा को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दांडी यात्रा या नमक यात्रा, साल्ट मार्च, बहुत सारे नाम इसके हैं, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह। तो साबरमती से दांडी तक की एक यात्रा करेंगे, ये तरीका होगा। और दांडी जो स्थान है इसका चुनाव जो है वो सरदार पटेल जी ने किया था। दांडी का चुनाव क्यों किया गया था इस पे भी हम बात करेंगे बाद में, पहले आप पूरी रूपरेखा को समझ लें। तो इन्होंने कहा यात्रा करेंगे साबरमती से दांडी तक। इसमें जो है हम 12 मार्च से यात्रा प्रारंभ करेंगे। 12 मार्च से यात्रा प्रारंभ करेंगे। पूरी रूपरेखा महात्मा गांधी ने तय कर दी थी कि 12 मार्च से यात्रा प्रारंभ होगी और 5 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचेंगे। ये यात्रा का समय होगा। इसके बाद में हम अगले दिन 5 अप्रैल को हम वहां पहुंचेंगे। इसके बाद 6 अप्रैल को हम नमक कानून तोड़ेंगे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ेंगे। कानून तोड़ने का मतलब ये है कि कानून पहले पता होना चाहिए कि कानून था क्या। नमक बनाने पर पाबंदी थी कि आप नमक नहीं बना सकते हैं, नमक कानून को हम समझेंगे आगे भी। तो नमक कानून तोड़ देंगे, नमक हम वहाँ पर बनाएंगे तो कानून टूट जाएगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि नमक आप नहीं बना सकते हैं। समुद्र के किनारे नमक बना करके हम कानून तोड़ देंगे। 6 अप्रैल की डेट क्यों चुनी गई थी इस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 चीज़ों पर हमें डिस्कस करना है कि 6 अप्रैल की तारीख महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्यों चुनी थी। दांडी स्थान क्यों चुना गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। और तीसरी चीज़ ये नमक कानून आखिर था क्या और क्यों इसको तोड़ना चाह रहे थे महात्मा गांधी। क्या इस साम्राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा दिक्कत का काम यही था, क्या नमक कानून से ही भारत की जनता सर्वाधिक परेशान थी, या ये सबसे ज़्यादा शोषक कानून था। क्या इसके पीछे रीजन थे कि नमक कानून को चुना गया था। और दांडी को क्यों चुना गया, बहुत सारे स्थानों पर नमक बन सकता था। और 6 अप्रैल की डेट को ही नमक कानून जो तोड़ने के लिए क्यों चुना गया था। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नमक कानून क्या था। नमक कानून जो अंग्रेजों ने लगाया था उसमें कई चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो लॉर्ड रीडिंग वायसराय था इरविन के पहले, उसके कार्यकाल में नमक पर जो कर था वो 2 गुना कर दिया गया था।
तो 2-3 पॉइंट हैं, इसमें हम नोट कर लेंगे। नमक कानून पे बात कर लें। नमक कानून देखिए, नमक पर कर तो बहुत पहले से लगाया जा रहा था। अगर हम इतिहास को देखें तो चीन में सबसे पहले बात आती है निकल करके कि नमक पर जो टैक्स है वो चीन में सबसे पहले लगाया गया था। भारत में अगर नमक कर की बात करें तो भारत में नमक कर पहले से ही लिया जाता था, मुगल काल से पहले से भी। मुगल काल में भी नमक कर वसूला जाता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसको राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नमक कर वसूला, लेकिन वो ज़्यादा दर पे वसूला गया, क्योंकि शोषण करना ये इनका प्रमुख जो है एक उद्देश्य था, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में भी नमक कर लिया गया जो अधिकतम था। उसके बाद में जब ब्रिटेन का शासन आ गया 1857 की क्रांति के बाद में, 1858 से ब्रिटेन का शासन आ गया, तब भी नमक कर लिया जाता रहा और उसकी दरें जो हैं वो लगातार बढ़ती चली गईं। उसके बाद में एक कानून और आया कि नमक पर कर तो लगाया ही जा रहा था, इसके अतिरिक्त भारत में नमक का जो प्रोडक्शन था उस पर रोक लगा दी गई। इन्होंने कहा कि अब नमक भारत में कोई भी भारतीय तट पर जा कर के नमक नहीं बना सकता। जो सरकारी डिपो में नमक है वो आपको खरीदना पड़ेगा, और सरकारी डिपो में नमक जो ब्रिटिश सत्ता के द्वारा बनवाया जाता था या ब्रिटेन से आयातित होकर के आता था, तो उसको वो जो है मनमाने रेट पर बेचते थे। अब नमक जैसी चीज़ जो बहुत सस्ती कीमत में बनाई जा सकती है, आपका एक बहुत बड़ा खेत है, समुद्र का पानी इसमें लाए, आपने भर दिया और इससे नमक आप तैयार कर दीजिए। पानी उड़ जाता था, नमक नीचे बैठ जाता था, उसको आराम से निकाल लेते थे लोग। या पानी आप ले आइए, उबाल दीजिए और पानी से नमक निकाल लीजिए, क्योंकि पानी उड़ जाएगा, भाप बन करके नमक बिछ जाएगा, उसको बटोर लीजिए। बहुत आसानी से बहुत सस्ती कीमत पर नमक बनाया जा सकता था। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर सस्ते में भारत के लोग नमक बना लेंगे तो फिर हमको फ़ायदा नहीं होगा, और नमक हर एक घर में उपयोग होने वाली वस्तु थी। तो उन्होंने कहा कि अब नमक बनाना गैर कानूनी है। तो लोग जो है छुप करके, एक मिट्टी होती है लोनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, लोनी मिट्टी, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न बनते हैं इससे, तार्किक प्रश्न बनेंगे और पीटी में प्रश्न भी बनेंगे। तो लोनी या सोंधी मिट्टी इसको बोलते हैं, नमकीन मिट्टी होती है, इससे नमक बनाने लगे लोग। ये समुद्र तट पे जाने की ज़रूरत नहीं। सरकार ने इसको भी प्रतिबंधित कर दिया था कि उसने सारे तरीकों पर रोक लगा दी। दूसरी चीज़, अगर कोई भी दुकानदार व्यापारी ऐसा नमक बेचते खरीदते पाया जाएगा जो सरकारी डिपो से नहीं लाया गया है, इसका मतलब है कि वो गैरकानूनी तरीके से नमक लाया गया है, बनाया गया है, तो उसको जो है 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना उस पर रखा गया। तो ये सब कानून थे। जो नमक बनाने की जगहें थी समुद्र तट, वहाँ पे बाड़ लगा दी गई, वहाँ पे सैनिक पहरा देते थे ताकि कोई चुपके से किसी समय पानी ना निकाले या नमक ना बना ले। तो वहाँ पे झाड़ियाँ लगा दी गई। इस तरह से बहुत प्रकार से जो है नमक को बनाने से भारतीयों को रोका गया। तो ये था नमक का कानून। अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि नमक कानून को गांधी जी ने क्यों चुना। पहले आपने नमक का कानून समझ लिया, तो सिंपल सी 2 चीज़ें निकल के आई। नमक के कानून में 2 चीज़ों से लोग परेशान थे। एक तो इस पे जो कर लगाया जा रहा था, दूसरा जो है नमक बनाने पर रोक भी थी। सिंपल सी बात है। इस पे टैक्स था। टैक्स का मतलब है जो बाहर से नमक आ रहा है वो दुगुना टैक्स पे दिया जा रहा था, दुगुने कर। और नमक बनाने पर रोक, आप अपना बना भी नहीं सकते, तो मजबूरी में वही लेना भी पड़ेगा। इसको चुना क्यों महात्मा गांधी ने? चुना इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि अधिक से अधिक जनता को मैं अपने इस आंदोलन से जोड़ लूं। तो उन्होंने हर एक कारण पे विचार किया, बहुत से कारणों पे। तो किसी में किसानों की समस्याएं थी, किसी में व्यापारियों की समस्याएं थी, किसी में विद्यार्थियों की समस्याएं थी, किसी में किसी की समस्याएं थी, किसी की। लेकिन ये जो एक कानून उनकी नज़र में आया, ये एक हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, महिला हो, पुरुष हो, व्यापारी हो, किसान हो, कोई भी हो, नमक का उपयोग हर एक व्यक्ति करता था। महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक है तो बहुत छोटी सी बात, इससे कोई बहुत बड़ा हम कानून भी नहीं तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन
हर एक व्यक्ति हमारे इस आंदोलन में शरीक हो सकेगा और ये हमारा आंदोलन एक बड़ा रूप ग्रहण करेगा, जिससे कि सत्ता को हम ये मैसेज दे पाएंगे कि हम इतना बड़ा आंदोलन करने में सक्षम हैं और इतने लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद हम जिस कानून को चाहेंगे उस कानून को हम तोड़ देंगे। यहाँ ये फिलॉसफी गांधी जी की काम कर रही थी। तो आप एक चीज़ को समझ गए कि नमक कानून क्या था और नमक कानून को क्यों चुना गया, और इसको चुनाव के पीछे क्या कारण था। चुनाव के पीछे कारण जो था वो था अधिक लोगों को जोड़ना। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली इस चीज़ को, क्योंकि इतिहासकार लिखते हैं कि जो जितनी ज़्यादा तानाशाही सरकार होती है वो उतने ही ज़्यादा इस प्रकार के कानून लगाती है। यानी कि नमक पर कर लगाया जाना सीधा सीधा एक तानाशाही सरकार का लक्षण है, साम्राज्यवादी सरकार का लक्षण है। जो भी तानाशाही सरकारें हुई हैं उन्होंने इस तरह के कानून लगाए हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि जो ब्रिटेन की सरकार थी यहाँ पर वो एक प्रकार से तानाशाही हुकूमत भारत में कर रही थी। तो नमक कानून, उसके बाद दांडी का स्थान इसलिए चुना गया, सरदार पटेल जी के द्वारा ये सजेशन दिया गया था कि दांडी तक यात्रा की जाए, क्योंकि दांडी का जो मार्ग था, जो समुद्र तट पे पहुंचने का मार्ग था दांडी का, वो बहुत दुर्गम था, बहुत कष्ट झेल करके वहाँ पर जाया जा सकता था। दलदली इलाका आप वहाँ देखेंगे, गुजरात का जो तट है कच्छ वगैरह वो सब दलदली इलाका है, वहाँ पर आपके पैर सड़ जाएंगे अगर आप पैदल जाएंगे, उबड़ खाबड़ है, बहुत कठिन है वहाँ तक पहुँचना। तो गांधी जी का और पटेल जी का मिल करके ये निर्णय किया गया, सुझाव पटेल जी का था। तो गांधी जी ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही स्थान है, क्योंकि हम कष्ट झेल कर वहाँ पहुँचेंगे, इससे हम ये साबित करेंगे कि भारत की जनता इतने ज़्यादा कष्ट झेल कर भी आपका प्रतिरोध करने के लिए तैयार है। हम इससे साबित करेंगे कि आपके कानून को तोड़ने के लिए हम अधिक से अधिक कष्ट सहने को तैयार हैं, और हमारे साथ वही लोग आए जो इतना कष्ट सह सकते हों, तभी वो हमारे इस आंदोलन में शामिल हों। इसलिए दांडी का स्थान चुना गया था। 6 अप्रैल पे अगर हम बात करें, 6 अप्रैल, इसको भी आप लिख लीजिएगा। 6 अप्रैल की डेट इसलिए चुनी गई थी क्योंकि अगर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है तो वहाँ पर जब रौलट एक्ट आया था, रौलट एक्ट के विरोध में ही रौलट सत्याग्रह चल रहा था, और रौलट सत्याग्रह के दौरान ही 13 अप्रैल को 1919 को ये घटना हुई थी जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो रौलट एक्ट में आपने पढ़ा था कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने पूरे देश में हड़ताल की घोषणा की थी कि 6 अप्रैल को हड़ताल हम घोषित करते हैं, और ये हड़ताल चलेगी लगातार। उसके बाद में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, यानी 1 हफ्ते का समय इसमें लगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रौलट सत्याग्रह बंद हो गया, लेकिन उसके बाद से 6 अप्रैल से 13 अप्रैल जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट थी, इसको राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता था। राष्ट्रीय सप्ताह, उस दिन से इस हफ्ते को राष्ट्रीय हफ्ते के रूप में पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता था, मनाया जाता था। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर कहा कि हम नमक कानून को उसी 6 अप्रैल को, जिस दिन से राष्ट्रीय सप्ताह शुरू होता है, हम नमक कानून को तोड़ेंगे। यानी कि हर एक चीज़ के पीछे बहुत सारा लॉजिक था। अब नमक कानून को जा करके तोड़ा जा सकता था। यहाँ पर यात्रा किस लिए की गई है? यात्रा इसलिए की गई ताकि हम ऐसे ही अगर आज जा करके नमक कानून तोड़ देंगे तो हमारा जन आंदोलन नहीं बन पाएगा। इस पूरी यात्रा में काफ़ी समय लगने वाला था, 24 दिन का समय लगने वाला था, और योजना बनाई गई थी कि 24 दिनों में हम जितने भी रास्ते में गांव पड़ेंगे हर गांव में संबोधित करेंगे लोगों को, और इस तरह से पूरा जनबल हमारे साथ तैयार हो जाएगा। तो क्या क्या किया गया था, कैसे कैसे यात्रा हुई थी, क्या भाषण में कहा गया था, क्या योजना थी, उसको हम दांडी यात्रा की एक अलग क्लास करेंगे, इसके बाद में उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर इस क्लास में हमने इसके कारणों पर विचार किया, इसके स्वरूप पर विचार किया। तो एक बार इसको अगर क्लास को हम कंसाइज कर लें तो कारण हमारे पास जो निकल करके आए उसमें साइमन कमीशन का कारण था।
बरदौली सत्याग्रह का कारण था, जो आर्थिक मंदी पूरे विश्व में छाई हुई थी वो कारण था, और उस समय की क्रांतिकारी आंदोलन का जो दमन की परिस्थितियां थी वो भी उसके पीछे कारण थी। और स्वरूप की अगर हम बात करें तो इसका स्वरूप हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया कि ये अहिंसात्मक आंदोलन होने वाला था, इसमें अवज्ञा की जाने वाली थी, और पूरी अवज्ञा पर भी हमने डिस्कस किया किस प्रकार की अवज्ञा, क्या तरीका होगा और क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं। अगर रूपरेखा की बात करें तो इसमें जो है 2 चरण में इसका परिकल्पना की गई, और पहले चरण के लिए नमक कानून को चुना गया कि नमक कानून तोड़ करके शुरुआत की जाएगी, उसके बाद अन्य कानून को तोड़ा जाएगा। नमक कानून को चुनने के पीछे गांधी जी का कारण था कि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता इसमें मिलेगी, और ये हुआ भी। इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा महिला पुरुष बच्चे सभी लोगों ने भाग लिया, और यह निचले से निचले गरीब से गरीब तबके तक ये आंदोलन जुड़ गया। 6 अप्रैल दांडी और इन सब पे क्या रीजन थे इसको भी हमने डिस्कस किया। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दांडी यात्रा को स्टार्ट करेंगे कि दांडी यात्रा का पूरा डिटेल जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से प्रश्न बन सकते हैं और रिटन के दृष्टिकोण से पूरा एक थ्रू आउट डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।